नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। बिहार चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के पक्ष में प्रचार का किया शंखनाद। राज्य के विकास के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बताया जरूरी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के दिग्गजों की भी रैलियां। संसद के नए भवन का इसी साल दिसंबर में शुरू होगा निर्माण। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, समय से निर्माण पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में नहीं किया जाएगा समझौता। निगरानी समिति का होगा गठन। कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक और उपलब्धि। 2 महीने बाद पहली बार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 7 लाख से नीचे। देश भर में अब तक करीब 70 लाख कोरोना मरीज स्वस्थ। प्याज की कीमतों को काबू करने और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कड़े कदम। थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए प्याज स्टॉक की सीमा तय। बफर स्टॉक से प्याज आपूर्ति और आयात नियमों में ढील का भी फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले आखिरी डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कोविड-19 पर तीखी बहस। ट्रंप ने जल्द कोरोना वैक्सीन का किया वादा। बाइडेन ने कोविड से हुई मौतों के लिए ट्रंप की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। और बुलेटिन की शुरुआत बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। बिहार में जैसे जैसे चुनाव तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी संग्राम भी तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य में एनडीए गठबंधन के लिए 3 रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज 2 चुनावी सभाएं की। इस दौरान तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। एनडीए और महागठबंधन के अलावा तीसरे मोर्चे में शामिल दल भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जन समर्थन जुटाने में लगे हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। वहीं बीएसपी प्रमुख भी आज पहली बिहार चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी। मायावती ने कैमूर में जनसभा की। इसके अलावा अन्य दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। बिहार चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने आज सासाराम, गया और भागलपुर में जनसभाएं की। 2 जनसभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक तरफ बिहार में एनडीए सरकार की फिर से वापसी का भरोसा जताया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी निशाना साधा। भाई बहन, आप सभी के प्रणाम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री की पहली रैली सासाराम में हुई। यहां उन्होंने भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने बिहारी स्वाभिमान और बिहार गौरव का जिक्र करते हुए गलवान और पुलवामा में शहीद हुए बिहार के बहादुर जवानों को नमन किया। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 हटाने, 3 तलाक के खिलाफ कानून और कृषि कानून का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के खिलाफ खड़े नेता देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। सासाराम के बाद प्रधानमंत्री ने गया और भागलपुर में रैलियां की। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरजेडी और कांग्रेस पर गरजे। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। आज बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खोले जा रहे हैं। एनडीए का संकल्प है बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार ने हाल ही में अपने 2 सपूत खोए हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के साथ रैलियों में शामिल रहे। उन्होंने जनता को एनडीए सरकार के शासनकाल में हुए कामकाज गिनाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की दर से 3 माह की राशि प्रदान की गई। और इसके बाद जो हमारे लोग बाहर से यहाँ आए, उनको मजबूरी में बाहर न जाना पड़े, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ बिहार से ही करवा दिया। प्रधानमंत्री ने यहाँ कहा कि सुविधा के साथ साथ बिहार के सभी वर्गों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और बिहार की जनता विपक्ष के झांसे में आने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर विपक्ष ने भी बिहार चुनाव में ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बिहार के नवादा और भागलपुर में रैलियां की। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया। वहीं मायावती ने भी कैमूर में जनसभा की। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 3 दिन शेष बचे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार चुनाव मैदान में उतर आए हैं। नवादा में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने भागलपुर में भी जनसभा की। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने बिहार के लिए कांग्रेस के बदलाव संकल्प को दोहराया। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है और आप मुझे जानते हो, मैं आपको एक बात बता देता हूं।
गठबंधन की सरकार, यूपीए की सरकार बिहार में बनेगी तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, वो सरकार सबसे पहले गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की होगी। बिहार में महागठबंधन अगुवाई कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी, जो कहा था नहीं ओकरा के पूरा करें। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी प्रचार में ताकत झोंके हुए हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरण में मतदान होना है। इनमें पहले चरण के तहत 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बिहार चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नाम वापसी का काम पूरा हो गया। बिहार चुनाव के तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इन सीटों पर 1249 नामांकन पत्र सही पाए गए। तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। वहीं वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी नाम वापसी का काम पूरा हो गया। 7 नवंबर को ही इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि नए संसद भवन का निर्माण समय से पूरा किए जाने और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नए भवन के निर्माण का काम इसी साल दिसंबर में शुरू होगा और अक्टूबर 2022 तक काम पूरा किए जाने की संभावना है। संसद के नए भवन के निर्माण के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक समीक्षा बैठक की। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान संसद के नए भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में मौजूदा सुविधाओं को स्थानांतरित किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही नए भवन के निर्माण के दौरान खासकर संसद सत्र के दौरान अति विशिष्ट व्यक्ति और स्टाफ के आने जाने की व्यवस्था कैसी होगी, इस बारे में विस्तार से बात की गई। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश से यह फैसला भी लिया गया कि नए भवन के निर्माण कार्य की निगरानी के लिए समिति का गठन किया जाएगा। नए भवन में संसद सदस्यों के लिए अलग कार्यालय होंगे। सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं में कक्षों में प्रत्येक संसद सदस्य की सीट अधिक आरामदेह होगी और उसमें डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होगी, जो पेपरलेस कार्यालय की दिशा में एक अग्रणी कदम होगा। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत दर्शाने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ साथ संविधान की मूल प्रति और डिजिटल डिस्प्ले भी होंगे। आगंतुकों को इस हॉल में जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे संसदीय लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा के बारे में जान सकें। नए भवन में संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, लाइब्रेरी, 6 समिति कक्ष और डाइनिंग कक्ष भी होंगे। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 की पड़ताल कर रही संसद की संयुक्त समिति की आज बैठक हुई। इस दौरान फेसबुक की इंडिया पॉलिसी हेड अंकी दास और भारत के लिए इसके प्रबंध निदेशक अजीत मोहन समिति के सामने पेश हुए। समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के अधिकारियों को 28 अक्टूबर को, जबकि गूगल और पेटीएम को 29 अक्टूबर को सुनवाई के लिए समन किया है। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव चंद्रशेखर को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का सदस्य मनोनीत किया है।
साल 2020-21 के दौरान जीएसटी कलेक्शन में हुई कमी से राज्यों को राहत देने के लिए आज केंद्र ने 6,000 करोड़ रुपए उधार लिए और राज्यों को पहली किस्त दी। ये राशि 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। जिन राज्यों को राशि मिली है उनमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर को भी इस राशि में से सहायता मिली है। केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी कि आने वाले हफ्तों में राज्यों को इस तरह की सहायता दी जाए। सरकार को इस राशि पर 5.19% का ब्याज देगी। इस उधार को 3 से 5 सालों में चुकाया जाएगा। प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रयास तेज कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा कि प्याज की उपलब्धता और कीमत पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 2 मीट्रिक टन प्याज रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बफर स्टॉक से 26 से 28 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज लेने का अनुरोध किया है। कई राज्यों ने इसके लिए हामी भरी है। इस बीच सरकार प्याज के आयात नियमों में ढील देने का भी फैसला लिया है। हम लोगों ने एक बफर स्टॉक बनाया था 1 लाख मीट्रिक टन का, तो उस बफर स्टॉक का उपयोग करके जो थोक बाजार हैं उसमें डिस्पोजल किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम लोगों ने काफ़ी इस बार बहुत सफलतापूर्वक स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कार्रवाई की है, ताकि जिसके कारण केरल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन सब स्टेट्स ने रिटेल में सप्लाई करके हमारे बफर स्टॉक से उठाना शुरू कर दिया है। इसके अलावे इंपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए जो फ्यूमिगेशन, क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी वेव कर दिया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। 2 महीने बाद पहली बार कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7 लाख से नीचे पहुंच गई। इससे पहले 22 अगस्त को सक्रिय मामलों की संख्या 7 लाख से नीचे दर्ज की गई थी। इस बीच कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी 89.53% हो गई है। भारत ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए रिकॉर्ड 10 करोड़ कोरोना नमूनों की जांच का लक्ष्य भी पार कर लिया। हर दिन बड़ी तादाद में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों के साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। 2 महीने बाद पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या 7 लाख से नीचे पहुंच गई। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,95,509 है, जो कुल मामलों का 8.96% है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से भी कम सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 54,366 नए मामले सामने आने के साथ ही देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77,61,312 हो गई है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.53% हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान करीब 74,000 कोविड मरीज स्वस्थ हुए और अब तक 69,48,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में मृत्यु दर 1.51% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटे में 690 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 1,17,306 हो गई है।
वहीं भारत में कोरोना जांच के मामले में नई उपलब्धि हासिल करते हुए 10 करोड़ नमूनों के परीक्षण का आंकड़ा पार कर लिया गया है। बीते 24 घंटे में 14,42,722 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में अब तक कुल 10,01,13,085 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। पिछले 1 करोड़ टेस्ट सिर्फ 9 दिन में कराए गए। जांच सुविधा बढ़ाकर ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में करीब 2000 प्रयोगशालाएं खोले जाने के बाद से टेस्ट कराने की क्षमता में भारी सुधार हुआ है। अब प्रतिदिन 15 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच का काम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन को तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इस टीके को भारत बायोटेक कंपनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। टीके के परीक्षण का अंतिम चरण नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के 28,000 से अधिक लोगों पर इस टीके का परीक्षण किया जाएगा। इसका परीक्षण 10 राज्यों और 19 स्थानों पर किया जाएगा, जिनमें दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ शामिल हैं। कोवैक्सीन के अलावा जाइडस कैडिला लिमिटेड की ओर से स्वदेश में ही तैयार एक और टीके का परीक्षण दूसरे चरण में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन आने तक हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और त्योहारों के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। भारतीय नौसेना ने एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने इसका एक वीडियो शेयर किया है। इस मिसाइल को नौसेना के कॉर्वेट INS प्रबल से लॉन्च किया गया। अरब सागर में किए गए इस अभ्यास में मिसाइल का निशाना बेहद सटीक रहा। नौसेना के प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा है कि मिसाइल ने एक पुराने जहाज पर अधिकतम रेंज के साथ सटीकता से वार किया, जिससे जहाज नष्ट होकर पानी में डूब गया। INS प्रबल पर 16 रूस निर्मित एंटीशिप मिसाइल तैनात हैं। इनकी अनुमानित क्षमता 130 किलोमीटर तक की है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आतंकवाद के वित्त पोषण पर काबू पाने में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर होने के लिए अगले साल फरवरी तक का समय और दिया गया है। पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक 27 बिंदुओं वाले एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल करने के लिए कहा गया है। अगर पाकिस्तान ऐसा करने में विफल रहा तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 75वें साल के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस स्मारक डाक टिकट को डाक विभाग ने तैयार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट करके कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के जश्न के मौके पर भारत के प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। अमेरिका में बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव से पहले आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया। इस डिबेट में रिपब्लिकन उम्मीदवार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच तीखी बहस हुई। नैशविले के बेलमोंट विश्वविद्यालय में हुई आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में कोविड-19, टैक्स, अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हावी रहे। राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 4 साल की अपनी नीतियों का जमकर बचाव किया। उन्होंने कोविड-19 मसले पर अपनी नीतियों को सही ठहराते हुए कहा कि जल्द ही वैक्सीन अमेरिकी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। इस पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप को महामारी से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया। We're fighting it hard. There is a spike. There was a spike in Florida, and it's now gone. There was a very big spike in Texas. It's now gone. There was a very big spike in Arizona. It's now gone. And there are some spikes and surges in other places. They will soon be gone. We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks. 200
and 20,000 Americans dead. You hear nothing else I say tonight. Hear this. Anyone who's responsible for not taking control, in fact, not saying I take no responsibility initially, anyone who's responsible for that many deaths should not remain as President of the United States of America. जलवायु परिवर्तन के मसले पर जो बाइडेन का मत था कि अमेरिका को पेरिस समझौते का पालन करना चाहिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे घाटे का सौदा बताया। The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies. We have a moral obligation to deal with it. And we're told by all the leading scientists in the world, we don't have much time. We're going to pass the point of no return within the next 8 to 10 years. 4 more years of this man eliminating all the regulations that were put in by us to clean up the climate, to limit limit emissions will put us in a position where we're going to be in real trouble. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आव्रजन नीति यानी इमिग्रेशन पॉलिसी को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि परिवारों को अलग करना गैर कानूनी घुसपैठ को रोकने में कारगर रहा। कुल मिलाकर आखिरी डिबेट पहले की डिबेट से ज्यादा शालीनता भरे माहौल में हुई। इस बार ऐसी 3 डिबेट्स होनी थीं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने के कारण एक डिबेट नहीं हो सकी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दिग्गज राजनेता और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1923 को राजस्थान के सीकर जिले में हुआ था। वो 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक उपराष्ट्रपति रहे। उनका राजनीतिक और संसदीय अनुभव 50 साल से भी ज्यादा लंबा रहा। वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। 15 मई 2010 को उनका निधन हो गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि भैरव सिंह शेखावत जी ने अपने लंबे यशस्वी सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री और लोकप्रिय जननायक के रूप में समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए अनेक सार्थक प्रयास किए। आज अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर पहाड़ी इलाकों के पारिस्थितिक संतुलन के लिए जरूरी बताया। लगभग लुप्त होने के कगार पर खड़े तेंदुए की इस प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर भी अभियान चलेगा। इस अभियान में भारत के साथ नेपाल, मंगोलिया और रूस सहित हिम तेंदुओं की मौजूदगी वाले अन्य देश भी शामिल होंगे। मौजूदा वक्त में करीब 12 देशों में हिम तेंदुए की मौजूदगी है। भारत में इनकी संख्या करीब 400 से 700 के बीच है। और अब बात शक्ति की उपासना के पावन पर्व नवरात्र की। महासप्तमी के शुभ मौके पर आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है। विभिन्न शहरों में जगह जगह सभी पूजा पंडालों में विधिवत रूप से मां दुर्गा के स्वरूप का पूजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्गा पूजा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के 7वें दिन लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। नवरात्रि की महासप्तमी पर देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की स्तुति का विधान है। मेरी कामना है कि नकारात्मक शक्तियों की संहारक मां कालरात्रि सबको भयमुक्त करें। दुर्गा पूजा के साथ साथ दशहरे का पर्व करीब आने से रामलीला के मंचन का लुत्फ भी बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में सरयू तट के किनारे लक्ष्मण किला मैदान में रामलीला के मंचन के अलावा दिल्ली में भी कई जगहों पर लोग रामलीला का आनंद ले रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में भी आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें।
अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।